मिस्टर मित्तल भी वहीं रुक गए और उन्होंने आरव और रेहान की भरपूर बैंड बजाई, खासकर रेहान की। आखिर उसने गलती से ही सही उनकी लाडली बेटी को किस जो किया था। इधर ईशानी आरजू का पूरा ख्याल रखती थी, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसी बीच मिस्टर राठौड़ भी अपने किसी बिजनेस डील के लिए देहरादून आए थे और अजीत और ईशानी से मिलने हॉस्टल चले गए। चूंकि अब तक अजीत के ग्रुप से उन लोगों का झगड़ा था, तो कभी उन लोगों ने एक दूसरे के पेरेंट्स से बात नहीं की थी। लेकिन इस बार जब मिस्टर राठौड़ ईशानी से मिलने उसके रूम पर पहुंचे, तो वहां मिस्टर मित्तल से उनकी मुलाकात हुई। फॉर्मल बातें हो ही रही थी, तभी आरव और रेहान आरजू के लिए खाना लेकर वहां आते हैं। नारायण दीक्षित? मिस्टर राठौड़ के मुंह से ऐसा सुनकर सब उन्हें देखने लगे। वो रेहान के पास आकर कहते हैं, ये नौजवान तो बिल्कुल हमारे काका सा नारायण दीक्षित जी जैसा दिखता है। कौन हो जवान? जी, ये नारायण दीक्षित जी का नवासा है। लेकिन आप उन्हें कैसे जानते हैं? मिस्टर मित्तल ने भी पूछा, लेकिन उनकी किसी भी बात का जवाब देने से पहले उन्होंने रेहान को गले लगा लिया। बड़ी खुशी हुई लाडे सर आपसे मिलकर। हमारा नाम सुमेश राठौड़ है। हमारा पिता का नाम महेंद्र राठौड़ और नाना साथ में पढ़े थे। बड़ी पक्की दोस्ती थी उनमें। पहले वो भी हमारे जैसलमेर में ही रहते थे। हम सब भाई बहन, आपकी माँ, मासी, मामा, हम सब साथ ही में बड़े हुए हैं। फिर व्यापार बढ़ाने के लिए काका साहब पुणे चले गए। खैर, आप अपने बारे में बताइए। थोड़ी देर उनसे बात करने के बाद आरव और रेहान चले गए, लेकिन मिस्टर मित्तल और मिस्टर राठौड़ के बीच काफी देर तक बातें होती रही। उन्होंने फोन पर मिस्टर शर्मा से भी बातें की, लेकिन देवकी जी से बात करने से मना कर दिया। वापस जाते समय उन्होंने मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा को बच्चों के साथ जैसलमेर आने का निमंत्रण दिया। फाइनल एग्जाम में बस कुछ ही दिन रह गए थे, तो अब सारे बच्चे पढ़ाई पर फोकस कर रहे थे। ईशानी, नरगिस और आरजू एक ही क्लास में थी, तो वो अपनी पढ़ाई साथ ही करते थे। आरजू ने नरगिस को माफ कर दिया था और अब वो भी दोस्त बन गई थी। कभी कभी आरव उनकी मदद करने आ जाता, जिससे ईशानी और उसके बीच अब बातें होने लगी थी। अजीत, सनी, आरव और रेहान एक क्लास में थे, तो वो अपनी पढ़ाई साथ करते, लेकिन अब भी आरजू रेहान से बात नहीं करती थी। आज सेशन का आखिरी दिन था। सारे बच्चे जैसे ही बाहर निकले, सामने मिस्टर शर्मा खड़े थे। रेहान को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। आरजू झट से जाकर उनके गले लग गई। अंकल, आप अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते? उनके गालों को खींचते हुए। मेरा सन तो बिल्कुल आधा हो गया, हाँ? अब हमारी परी भी तो हमसे अपने आंसू छिपाने लगी है। उन दोनों की शिकायतें चल ही रही थी कि रेहान आकर उनसे जोर से लिपट गया। बात मत करना मुझसे, बहुत बड़ा हो गया ना तू अब, मिस्टर शर्मा ने कहा। आरव भी उनसे मिला। उनकी बातें चल ही रही थी जब मिस्टर सुमेश राठौड़ ने उनसे हेलो कहा। सारे बच्चे उनसे मिले। नरगिस और सनी ने भी अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाया। बातों बातों में दून घूमने का प्लान बना। सारे बच्चे अपने कमरों में तैयार होने चले गए। मिस्टर शर्मा और रेहान कमरे में अकेले थे। रेहान उनसे लिपट कर रो रहा था। बचपन से उसने काफी कुछ देखा और सहा भी था, लेकिन कभी भी इस तरह रोया नहीं। मिस्टर शर्मा उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। थैंक यू पापा, आज आप आए। पता है, सबके पापा उनसे मिलने आते थे, लेकिन आप कभी नहीं आते थे। मुझे बहुत बुरा लगता था, मैं आपको बहुत मिस करता था। आई लव यू पापा, आई लव यू सो मच। सॉरी बेटा, मैं आपको टाइम नहीं दे पाता, बिजनेस और बाकी चीजों। पापा, आपने माँ को कैसे मनाया? मैं जानता हूँ कि उन्हें अच्छा नहीं लगता कि आप, लेकिन आज कैसे? रेहान ने सर झुकाकर पूछा। अरे उसे तो पता ही नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। वो तो सोच रही है कि मैं अपनी मीटिंग के लिए दिल्ली में हूँ। और वैसे भी बच्चे अब आप बड़े हो गए, और फिलहाल तो हमारा बेटा अपने ही दिल की आवाज नहीं सुन पा रहा, तो मदद करने के लिए तो हमें आना ही था ना। मिस्टर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे रेहान समझ ही नहीं पाया। थोड़ी देर में सब तैयार होकर घूमने निकल पड़े। लड़कियां एक गाड़ी में, लड़के एक गाड़ी में, और सारे पापा एक गाड़ी में थे। उनके पीछे मिस्टर राठौड़ की 2 गार्ड्स की 2 गाड़ियां। जहां बच्चों की गाड़ी में मस्ती हो रही थी, वहीं बड़ों की गाड़ी में सीरियस पॉलिटिकल और बिजनेस डिस्कशंस हो रहे थे। पूरा दिन उन लोगों ने ढेर सारी मस्ती की। अगले दिन जब सारे बच्चे वापस घूमने के लिए बाहर निकल रहे थे, अचानक आरजू जोर से चीखी और दौड़कर बाहर भागी। सब चौंक कर उसे देख रहे थे। पापा, आप कब आए? और कल तो आपने फोन पे कहा था कि आप नहीं आएंगे। ये सब क्या है? हाँ, आपने कैसे किया ये सब? आप मुझसे झूठ कैसे बोल सकते हैं? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए बोलिए, चुप क्यों है? अरे बस मेरी राजधानी एक्सप्रेस, तो चुप होगी तभी तो कुछ बोलूंगा ना। सबसे पहले तो अगर मैंने पहले बता दिया होता तो
अपनी गुड़िया की ये प्यारी सी स्माइल और ये चेहरा कैसे दिखता। और दूसरी बात, हमारे बिना आप सब मजे कर रहे थे तो हमें थोड़ी जलन हो रही थी तो हम भी आ गए। उनकी बात सुनकर आरजू बहुत खुश हो गई। आरव और बाकी भी उनसे मिलने गए। वो सबसे हंसकर प्यार से मिल रहे थे, लेकिन रेहान को देखते वो बिल्कुल सीरियस हो गए, जिससे रेहान को भी टेंशन हो गई। मिलने मिलाने के बाद एक बार फिर सब निकल पड़े देहरादून की खूबसूरत वादियों की सैर करने। अगले दिन सबको घर वापस जाना था, लेकिन मिस्टर राठौड़, मिस्टर शर्मा और मिस्टर मित्तल ने जैसलमेर जाने का प्लान बनाया। ईशानी तो बहुत खुश हो गई थी। इन 2 महीनों में ही आरजू और वो काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। इधर ईशानी के साथ टाइम स्पेंड करने का सोचकर आरव भी खुश था। रेहान को तो वैसे भी देवकी जी नापसंद करती थी, तो उसके लिए घर में रहना किसी सजा से कम नहीं होता था। और फिर इस बार पहली बार वो खुलकर अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, तो उसके लिए भी ये किसी गुड न्यूज से कम नहीं था। कुल मिलाकर इस फैसले से सब खुश थे। राठौड़ हाउस किसी महल से कम नहीं था। 1 एकड़ में फैला हुआ आलीशान मकान जो दूर से ही दिखाई देता था। मेन गेट से अंदर आने पर एक बड़ा सा और खूबसूरत सा गार्डन था, जिसके बीचों बीच एक बड़ा सा फाउंटेन। गेट से मेन बिल्डिंग में आने के लिए एक सीमेंटेड रोड बनी हुई थी, जिसके दोनों तरफ गार्ड्स खड़े होते थे। जब वो लोग वहां पहुंचे तो पूरा राठौड़ परिवार उनके स्वागत के लिए खड़ा था। ईशानी की मां ने अजीत और ईशानी की नजर उतारी। अजीत ने उनके पैर छुए तो उन्होंने उसे गले से लगाया, फिर ईशानी को भी गले लगाया। आरव और रेहान पीछे खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। वहीं आरजू अपने पापा के फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। उनके लिए सब कुछ बहुत एक्साइटिंग था। उन्होंने फिर बारी बारी से बाकियों की भी नजर उतारी और आरती और तिलक किया। जब मिस्टर शर्मा की बारी आई तो उन्होंने झट से उनकी नाक पकड़ ली, जिससे सब हंसने लगे। क्यों जवाई साहब, क्या सोचा था आपने? इतनी आसानी से ससुराल में चले आओगे? चलिए हमारा नेक निकालिए। हाँ जी, हम तो आपको अपना दिल दे बैठे हैं और आप हमसे इस मुए नेक के पीछे पड़ी हैं। मिस्टर शर्मा ने भी अदा से अपने दिल पे हाथ रखकर कहा, जिससे वो झेप गई और बाकी सब फिर हंसने लगे। तभी ईशानी की बुआ जी ने आकर उनके गालों पर हल्दी लगाते हुए कहा, अब उन्हें तो आपने दिल दे दिया, हमें क्या देंगे? अजीब, हल्दी तो आप पहले ही लगा चुकी हैं, कहें तो लगन कर लें। इसी तरह हंसी ठिठोली करते हुए सब अंदर आ गए। उनका घर बाहर से जितना शानदार था, अंदर से उतना ही खूबसूरत, बिल्कुल फिल्मों के घर की तरह। झूमर, गलीचे, पर्दे, नक्काशीदार गुलदान, हर चीज बहुत ही करीने से सजाई हुई थी। वो लोग अंदर बैठक में आए, जहाँ बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन के पर्दे लगे थे। एक दीवार पर बड़ी सी पोस्टर साइज फोटो लगी हुई थी। एक तरफ सोफा सेट था, जिसके साथ ग्लास का टेबल। एक तरफ महाराजा चेयर, जिस पर मिस्टर महेंद्र राठौड़ बैठे थे। उनकी उम्र कोई 70-75 साल थी। उनकी पर्सनालिटी भी बिल्कुल वैसी थी, चेहरे पर रुआब, आंखों में चमक। सुमेश जी ने उनका परिचय करवाया तो मिस्टर शर्मा ने उनके पैर छूते हुए कहा, काका साहब, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आराम करते। अरे ना जमाई साहब, मैं व्यापारी आदमी हूँ और एक व्यापारी को उसके मूल से ज्यादा सूद पसंद होता है, और फिर ये सूद तो घना खास है हमारे लिए। मिस्टर शर्मा ने इशारा किया तो रेहान ने आगे बढ़कर उनके पैर छुए और वो भी उनके गले लगता है। उन्होंने उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, सोमेश बिल्कुल सही कह रहा था, बिल्कुल मेरे नारायण जैसे हो लाडे सर। फिर बारी बारी से सब उनके पैर छूते हैं। जब आरजू उनके पैर छूने जाती है तो वो उसे बीच में रोक देते हैं। अरे ना लाडो, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती। फिर वो कुछ सेकंड उसे देखते हैं और फिर रेहान को, फिर मुस्कुराकर उसके सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद सोमेश जी सबसे परिचय करवाते हैं। इनसे मिलिए, ये है हमारे बड़े भाई साहब विश्वेश राठौड़ और उनकी पत्नी हमारी भाभी साहब पल्लवी राठौड़। अजीत इन्हीं का बेटा है। इनके बाद मैं और मेरी पत्नी उमा राठौड़ और हमारी बेटी ईशानी। हमसे छोटा रमेश राठौड़ और उनकी पत्नी ज्योत्सना राठौड़ और उनकी बेटी जानवी, ये 5 साल की। और हम सबसे छोटी और सबसे शरारती कुसुम चौहान और हमारे जवाईसा सतीश चौहान। लाडी सर, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आपकी माँ रेवती बाईसा और ये कुसुम दोनों दिन भर उधम मचाती रहती थी और बाबा सा और काका सा के सामने एकदम शरीफ बन जाती थी। कई बार तो इन लोगों की वजह से हमें मार पड़ जाती थी। ओ हेलो, शरीफ बन जाती थी का क्या मतलब? हम तो शरीफ ही थे, और वैसे भी जो शरारत करेगा मार भी तो उसी को पड़ेगी ना, कुसुम जी ने अकड़ कर कहा। फिर क्या था, भाई बहन के बीच नोक झोंक शुरू हो गई, जो जल्द ही जीजा साला साली की नोक झोंक में बदल गई। सबका हंसते हंसते पेट दुखने लगा। अभी ये किस्से और चलते, लेकिन महेंद्र जी ने उन्हें रोक दिया और फिर सब खाना खाकर आराम करने चले गए। महेंद्र जी के कमरे में सोमेश जी, विश्वेश जी, रमेश जी, मिस्टर शर्मा और मिस्टर मित्तल बैठे थे। महेंद्र जी बेड पर लेटे हुए थे। माफ करना जवाई साहब, इस उम्र में ज्यादा देर बैठा नहीं जाता। खैर बताइए, आप सब यहाँ हैं, इसके बारे में किसी को पता तो नहीं है ना? नहीं काका साहब, सबको यही लग रहा है कि मैं बिजनेस मीटिंग के लिए दिल्ली हूँ और बच्चे हर बार की तरह रमेश के साथ घूमने गए।
दिल्ली में आपकी कोई मीटिंग नहीं है, ये बात अगर किसी को पता चली तो? सुमेश जी, वो मीटिंग हमारी ही कंपनी के साथ है, तो शक नहीं होगा। महेंद्र जी, आप तो सब जानते हैं, फिर भी इतनी आसानी से यहाँ चले आए। मिस्टर मित्तल, वैसे तो इतने साल चाचा जी के साथ रहने और फिर इस बिजनेस पे रहने के बाद आदमी की पहचान थोड़ी हो ही जाती है। और वैसे भी देहरादून में भाई साहब से मिलने के बाद मैंने अपनी तरफ से आप सबके बारे में जांच पड़ताल की थी। माफ कीजिएगा, लेकिन बात हमारे बच्चों की सुरक्षा की थी, इसलिए जरूरी था। विश्वेश जी, माफ करिएगा कुंवर साहब, जवाई साहब आपको अपना दोस्त कहते हैं, रेहान सा के लिए आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन उनके लिए आपका व्यवहार। मिस्टर शर्मा, माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन मैं रमेश जी के लिए कुछ भी नहीं सुन सकता। हालातों की वजह से मैं रेहान को कभी वो प्यार नहीं दे पाया जिसका वो हकदार है, लेकिन रमेश और भाभी ने उसे कभी कोई कमी नहीं होने दी। अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं वो मेरे रेहान से। विश्वेश जी, माफ करिएगा जवाई साहब, लेकिन जब से वो यहाँ आए हैं हमने इन्हें लाड़े सर से गुस्से से बात करते हुए देखा है। महेंद्र जी, गलती तुम्हारी नहीं है। वैसे भी एक बेटी के बाप के लिए उसके होने वाले दामाद से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। क्यों, सही कहा ना मित्तल साहब? उनकी इस बात पर सब मुस्कुराने लगे। मिस्टर मित्तल, काका साहब बाकी सब तो ठीक है, बस आप हमें मित्तल साहब तो ना कहिए। भाई हमारे दोस्त का ससुराल है तो उस हिसाब से हमारा भी ससुराल ही हुआ। सुमेश जी, अरे ना समझी सा, ये आपका नहीं आपकी बिटिया का ससुराल है। शाम को सब वापस इकट्ठे हुए तो फिर हंसी मजाक का सिलसिला शुरू हो गया। उनकी बातों का सिलसिला थमा जब आरजू ने बड़े प्यार से महेंद्र जी के पैरों के पास बैठते हुए कहा, नाना साहब, आप हमें अपनी दोस्ती के बारे में नहीं बताएंगे? प्लीज बताइए ना। उसकी बात सुनकर सब मुस्कुराने लगे। सबसे ज्यादा खुश तो रेहान था। आरजू अब भी उसे नाराज थी और उससे बात करना तो दूर उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो उसकी लाइफ के उस हिस्से के बारे में जानना चाहती थी जिसके बारे में वो खुद भी अनजान थी, और उसकी कभी हिम्मत भी नहीं हुई थी कि किसी से भी उसके बारे में पूछ सके। वो भी उनके पैरों के पास बैठ गया। आरजू महेंद्र जी से उनकी और नारायण जी की दोस्ती के बारे में पूछती है। वो बताना शुरू करते हैं तो सब उनके पास बैठ जाते हैं और बिल्कुल शांति से सुनते हैं। हमारे गांव में कोई विद्यालय नहीं था, तो मेरे बाबा सा ने मुझे और मेरे भाई सा यानी हमारे ताऊ जी के लड़के को शहर के विद्यालय में अच्छी शिक्षा के लिए भेज दिया। यहाँ हम छात्रावास में रहकर पढ़ने लगे। वहीं हमारी मुलाकात नारायण से हुई। उनके पिता प्रशासनिक सेवा में थे। बार बार के तबादले से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत ना हो, इसीलिए उन्होंने भी अपने बच्चों को छात्रावास में ही रखा। मैं और नारायण एक ही कक्षा में थे। मैं विज्ञान में अच्छा था और वो गणित में। हम पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते थे। मेरे भाई साहब हमसे एक दर्जा ऊपर थे और उसके भाई साहब 3 दर्जा ऊपर, इसलिए हम पर रौब झाड़ने का कोई मौका नहीं चूकते। लेकिन हम भी किसी से कम नहीं थे। नजर बचाकर निकल जाते, कभी मेला घूमने तो कभी बाइस्कोप देखने, कभी पतंग उड़ाने तो कभी फुटबॉल खेलने। हमारी इतनी शरारतों के बाद भी हमारे गुरुजन या अभिभावक कभी कुछ नहीं कहते, क्योंकि हम हमेशा अपना काम पूरा करते और अव्वल आते। पढ़ाई खत्म हुई और जिंदगी की हकीकत सामने आई। मैं और भाई सातो गांव लौट आए और पुश्तैनी जमींदारी संभाल ली। नारायण के भाई सा को कलकत्ते के कंपनी में काम मिला और वो शादी करके वहीं बस गए। उधर नारायण नौकरी के लिए दौड़ने लगा। बचपन से स्वाभिमानी था। पिता से या भाई से पैसे लेना उसे मंजूर नहीं था, तो फेरी लगाने लगा। आदत से कपड़े लेकर निकला और फिर गली गली फेरी लगाकर बेचता। साथ में नौकरी ढूंढने का भी काम करता। जहाँ भी नौकरी का इश्तिहार देखता फौरन पहुंच जाता। इसी तरह 3 साल बीत गए और नौकरी नहीं मिली, लेकिन कपड़े का काम चल गया। हम अक्सर पत्रों द्वारा बात करते थे। इसी बीच मुझे पता चला कि अब वो अपनी दुकान खोलने की सोच रहा है, लेकिन जगह नहीं मिल रही। मैंने अपने पिताजी से बात की। वो भी उससे बड़ा स्नेह करते थे, इसीलिए हमारा जैसलमेर का मकान देने को तैयार हो गए। मैं भी जमींदारी से ऊब चुका था। वहाँ कोई काम भी तो नहीं था, बस दिन भर बैठकर या तो फरियाद सुनो या फिर बेमतलब की बकवास सुनो। मेरा जी जलने लगा था। अब मैं भी भाग आया वहाँ से। अरसे बाद दोनों दोस्त मिले तो बातों का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। जब 2 का घंटा सुनाई पड़ा तब कहीं जाकर सोए। सुबह करीब 10 बजे देखा तो नारायण तैयार हो चुका था, दुकान जमा रहा था। मैंने पूछा कि जब हम साथ सोए तो इतनी जल्दी कैसे उठा, सारा काम भी शुरू कर दिया? तो उसने कहा ये उसका रोज का है। सुबह जब गट्ठर लेकर निकलता है तो रात को लौटने का कोई ठिकाना ही नहीं होता। अगर कभी दूर दराज के गांव चला गया तो रात को किसी मंदिर या पेड़ के नीचे ही सोना पड़ता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था उसकी बातों पर। अपनी मेहनत और लगन से जल्दी ही उसने अपनी दुकान जमा ली। मृदुभाषी और अच्छे स्वभाव की वजह से वो ग्राहकों में बड़ा जल्दी मशहूर हुआ। गरीबों और मजबूरों की मदद करने में उसे अलग ही सुकून आता। एक बार हमारे पड़ोस में रहने वाली एक महिला को उसके घर वालों ने सिर्फ इसलिए घर से निकाल दिया क्योंकि वो विधवा थी। तब नारायण ने न सिर्फ उसके रहने की व्यवस्था की, बल्कि उसे कुछ सिलाई कढ़ाई का भी काम दिया।
धीरे धीरे आसपास की कुछ और गरीब महिलाएं भी जुड़ गईं। इस तरह उसके पहले कारखाने की शुरुआत हुई। लेकिन मैं अब भी अपनी आदतों में सुधार नहीं कर पाया। पैसों की कमी तो वैसे भी नहीं थी, फिर हर समय कहार सेवा में हाजिर रहता तो कभी खुद से पानी तक पीने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यही मेरी भूल थी। पैसे वालों के दुश्मन हमेशा दोस्त के भेस में आते हैं। हमारे दुश्मनों ने भी यही किया। हमारे एक नौकर को उन्होंने खरीदा और मुझे जहर देकर मारने की योजना बनाई, जिसका इल्जाम आता नारायण पर। हमारा मकान हड़पने का इल्जाम अलग से। लेकिन इतने बरसों की मेहनत कहो या ईश्वर की कृपा, नारायण को इंसान की बड़ी परख थी। उसे उस नौकर पर शक हो गया। रात को खाने में उसने मेरी पसंद की खीर बनाई। शाम के समय नारायण ने बातों बातों में कहा कि चलो आज दोनों दोस्त बैठते हैं। फिर नौकरों की तरफ इशारा करके कि ये लोग भी हैं तो चलो आज महफिल जमाते हैं। फिर शुरू हुआ शायरी और गजलों का दौर। इस दरमियान किसी का भी ध्यान खाने की तरफ गया ही नहीं, सिवाय नारायण के। सब मगन होकर नज़्मों में डूबे थे। तभी एक बिल्ली आई और उसने खीर में मुंह डाल दिया। नारायण का तो पूरा ध्यान उधर ही था। उसने शोर मचाया तो बाकियों का भी ध्यान उधर चला गया। हम कुछ करते उससे पहले ही बिल्ली तड़पने लगी और थोड़ी देर में शांत हो गई।